नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी लोगों को बता दूं भाई कि जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा आपको वो कल की एग्जाम और परसों की एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर को एनालिसिस करके बना रहे हैं, तो पोषण और स्वास्थ्य की ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग क्या करो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। पहले लाइक कर दो ताकि आपको लाइक का झंझट खत्म हो जाए, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपका जो पेपर है वो कब है और आप किस जिले से बिलोंग करते हो एमपी में, और कहीं से भी बिलोंग करते हो अदर जगह से भी तो वो भी बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? देखो भाई, इसको सेंटीमीटर में पूछेगा और आपको इंच में भी पूछेगा, दोनों याद रखना है आपको। सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर याद रखिएगा, और अगर आपको इंच में पूछ लिया जाए तो इंच में लगाना 20 इंच। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वृषणों का वृषण कोश में ना पाया जाना कहलाता है। देखो, वृषणों का वृषण कोश में ना पाया जाना क्या कहलाएगा? देखो भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका आंसर आ जाएगा क्रिप्टोरकिडिज्म। क्या कहला जाता है? क्रिप्टोरकिडिज्म। देखिए, आपको अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीडीएफ चाहिए, देखो लास्ट टाइम में आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने करवाया है जिसमें डिटेल को एमसीक्यू के साथ डिटेल आंसर है, अगर आपको ऐसी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8827419259। हाँ, 59 है लास्ट में। तो ओनली 99 रुपये में आपको मैं सारी पीडीएफ दे दूंगा। मैं आपको अपने ग्रुप से भी ऐड करूंगा जहां पर मैं आपके पर्सनल डाउट क्लियर करता हूं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो भाई, विटामिन ए के रोज क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए विटामिन ए का क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, बाकी विटामिन के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा रतौंधी रोग। तो ये तो आपके एग्जाम में आया ही आया था क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखो, आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें व्यक्ति रात के समय या कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है, या नेत्र की रेटिना के लिए आवश्यक रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो रेटिना रोग होता है वो किस प्रोटीन की कमी से होता है? तो सर आंसर लगाना रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी से होता है। लंबे समय तक विटामिन ए की कमी से कार्निया अल्सर और पूर्णतः अंधत्व हो भी सकता है। ठीक है, चलिए नाक से रक्त आने को क्या कहते हैं? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, नाक से रक्त आने को क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 का आंसर आ जाएगा एपिस्टाक्सिस। क्या बोलते हैं सर? एपिस्टाक्सिस, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिस्टाक्सिस नाक से खून आने की स्थिति को कहते हैं, या नाक की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर की रक्त वाहिकाओं के फटने के कारण होती है। ठीक है, याद रखना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कीटाणु कौन है? एड्स का कीटाणु कौन है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो HIV आंसर आएगा। क्या आएगा सर? HIV, ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको पता है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति सामान्य संक्रमण से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए जन्मजात बीमारी का उदाहरण क्या है? पीलिया, डेंगू, ज्वार, मलेरिया, स्पाइनी बाइफिडा। तो आपको पता है भाई, स्पाइनी बाइफिडा इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्पाइनी बाइफिडा ये जो है आपकी जन्मजात बीमारी है, इसके बारे में देख लेंगे फटाफट। स्पाइनी बाइफिडा एक जन्मजात बीमारी है जिसमें नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। तो आपका ये जो रोग है इसका नाम है स्पाइनी बाइफिडा, और ये एक जन्मजात रोग है। इसमें नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, या आमतौर पर फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। तो स्पाइनी बाइफिडा फोलिक एसिड की कमी से होता है, याद रखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। तो प्यारा सा कमेंट आप अपना कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, 100 मिलीलीटर माँ के दूध में कितनी कैलोरी मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 66 कैलोरी, है ना। 6 बोल रहा हूँ, 66 कैलोरी। 1 मिलीलीटर माँ के दूध में कितनी कैलोरी होती है? तो 66 कैलोरी होती है सर। ठीक है, चलिए यहाँ याद रखना, 100 मिलीलीटर माँ के दूध में लगभग 66 कैलोरी होती है। माँ के दूध में आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शिशु के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फुफ्फुस गुहा में पीब पस इन द प्लूरल कैविटी होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा में पीप होने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डियर एम्पाइमा। क्या बोलते हैं? एम्पाइमा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में प्रयोग होता है। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन, 10% डेक्सट्रोज, इंसुलिन और स्ट्राइयल वाटर। तो क्या होता है इसमें? तो इसमें आंसर आ जाएगा 10% डेक्सट्रोज। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम याद रखिएगा इसको। 250 मिलीलीटर एसोलेटपी 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि 250 मिलीलीटर एसोलेटपी है और इसको कितने घंटे के अंदर देने बोला, 5 घंटे के अंदर, ठीक है। बोल रहा है 1 मिलीलीटर में 60 ड्रॉप है, तो देखो जो मिलीलीटर है ना उसको पहले ड्रॉप में कन्वर्ट करना है। तो 250 मिलीलीटर दिया है, इसको अगर आप ड्रॉप में कन्वर्ट करोगे तो 60 से गुणा करोगे। तो सर बिल्कुल गुणा करूंगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लो रेट चार्ट निकालने के लिए उससे समय से डिवाइड करते हैं। तो 5 घंटा तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में सर, मिनट में कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 का गुणा कर दो 60 से, ये 60 से 60 घटा 5 हम 25, 50 बूंद पर मिनट आंसर आएगा। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं किया मैंने, 250 से डिवाइड करना था मेरे को घंटे को, परंतु 250 को मैं कन्वर्ट करूँगा उसमें ड्रॉप में। तो ड्रॉप में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा, और ये घंटे में था तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करूँगा। ये 60 से 60 कैंसिल, 5 हम 25, तो 50 बूंद पर मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 11वां। डैश की कमी से हीमोफीलिया होता है, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 8 है, ये फैक्टर 8 है और फैक्टर 4 है। तो बताइए, तो आपको पता होना चाहिए भाई, इसका जो आंसर आ जाएगा 11 का आंसर आ जाएगा सी, फैक्टर जो 8 है उसकी कमी से हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें देखो हीमोफीलिया ए रक्त का एक अनुवांशिक विकार होता है जिसमें फैक्टर 8 ए की कमी होती है। यह एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। कैसी है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी, जिसे रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है और मरीज को हल्की चोट लगने पर अत्यधिक रक्त का रिसाव होता है। तो याद रखना फैक्टर 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि एस के रिएसिस होता है राउंड वार्म में, पिन वार्म में, हुक वार्म में, या लास्ट दिया है टैप वार्म से, मतलब किससे होता है ये पूछा है। एस के रिएसिस किससे होता है ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा राउंड वार्म से होता है ये। तो ये आंसर आप लगा देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 13, मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं। मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, काइफोसिस कहते हैं, काइफोसिस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो काइफोसिस एक असामान्य स्थिति होती है जिसमें मेरुदंड पीछे की ओर झुक जाता है। तो मेरुदंड पीछे की ओर जो झुक जाता है उसको बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है। जिस व्यक्ति की मुद्रा आगे की ओर झुकी दिखाई देती है, या वृद्धावस्था, खराब मुद्रा, या अस्थि क्षय के कारण हो सकता है, ठीक है। तो विल्मस ट्यूमर के बारे में आपको बताना है। विल्मस ट्यूमर के बारे में, तो ये किससे संबंधित है विल्मस ट्यूमर, तो आपको पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, आंसर गुर्दे से संबंधित है। विल्मस ट्यूमर किससे संबंधित है, गुर्दे से संबंधित है, ठीक है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए विल्मस ट्यूमर गुर्दे से संबंधित है। चलिए विल्मस ट्यूमर जो है एक प्रकार का किडनी गुर्दा का कैंसर है जो विशेष रूप से बच्चों में पाया जाता है। यह आमतौर पर 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है और शुरुआती अवस्था में इसका इलाज संभव है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैर संचारी बीमारी है, मधुमेह, एड्स, मलेरिया, उपरोक्त सभी। 15 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ए जो है वो आपकी कैसी बीमारी है, गैर संचारी बीमारी है ना, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मधुमेह क्या है, एक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो मधुमेह जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ठीक है। जबकि एड्स और मलेरिया संचारी रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैर संचारी बीमारी नहीं है, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, HIV। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ HIV जो है वो एक गैर संचारी बीमारी नहीं है, ये संचारी बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संचारी रोग है, मोटापा, मीजल्स, हृदय रोग, कैंसर। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा मीजल्स। मीजल्स जो रोग है वो एक संचारी रोग है, कम्युनिकेबल रोग है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीजल्स एक संचारी रोग है जो वायरस के संक्रमण से होता है और संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है, ठीक है। मीजल्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये कैसे फैलता है, तो खांसने और छींकने से फैलता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी कम्युनिकेबल रोग नहीं है, एड्स, मीजल्स, क्वाशियोरकर, इबोला। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाशियोरकर। ये जो रोग है वो कम्युनिकेबल रोग नहीं है। एड्स है, मीजल्स है और इबोला है, परंतु क्वाशियोरकर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्वाशियोरकर जो है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है। चलिए जब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल रोग है, कोविड-19, मोटापा, रिकेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है भाई कोविड-19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, कोविड-19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 20,
निम्न में से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है? मधुमेह, हेपेटाइटिस ए, हृदय रोग, मेरास्मस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका आंसर आ जाएगा हेपेटाइटिस ए। ये कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी कम्युनिकेबल बीमारी है। चलिए, निम्न में से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है? स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस ए, रतौंधी, हंता वायरस। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रतौंधी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। इसके अलावा ये कम्युनिकेबल बीमारी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग कम्युनिकेबल के अंतर्गत आता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोग कम्युनिकेबल के अंतर्गत आता है? ट्यूबरकुलोसिस, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, वेरीबेरी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि भाई ये संक्रमण, ये आपका कम्युनिकेबल रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग कम्युनिकेबल के अंतर्गत नहीं आता? ऑस्ट्रेलियो मलेशिया, जीका, हेपेटाइटिस बी, रेबीज। आंसर क्या आएगा? ऑस्टियो मलेशिया। ये जो रोग है ना आपका कम्युनिकेबल रोग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संचारी रोग है? पर्टुसिस, फ्लू, सिफिलिस, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा भाई पर्टुसिस भी है, फ्लू भी है, सिफिलिस भी है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं, किसको मानव कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है मानव शरीर का, मानव कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी नामक ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए, नवजात शिशु के लिए कौन सा अनुसंधान सर्वप्रथम किया गया? तो कौन सा किया गया? तो ये है आपका साल्डिटस अनुसंधान। कौन सा किया गया? साल्डिटस अनुसंधान। यहाँ पर आ जाएगा डी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट उठा के पूछेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, अंतरपेशी। एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? तो अंतरपेशी दिया जाता है, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यानी अंतरपेशी रूप से दिया जाता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर है ये, है ना। यह रक्त का छक्का जमाने में मदद करता है और नवजात शिशुओं को हीमोरेजिक डिसीज को रोकता है, ठीक है। एक नियत तिथि स्वस्थ बालक के सामान्य तापमान का क्या है? तो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा 36.5 से लेकर 37.5। ये जो है एक नियत तिथि है स्वस्थ बालक के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 29 देखते हैं, एक नियत तिथि स्वस्थ नवजात शिशु में सामान्य औसत लंबाई क्या होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। अभी कराया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, दो करोटी अस्थि के बीच का जोड़ क्या कहलाता है? दो करोटी अस्थि के बीच का जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्यूचर। क्या बोलते हैं सर? स्यूचर बोलते हैं, ठीक है। स्यूचर जो है दो करोटी अस्थि के बीच का जोड़ कहलाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई आप लोगों के नंबर कितने आए एरिया टेस्ट को अगर आपने अटेंड किए तो बताना। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है कल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, इसको शेयर कर दो आप लोग एक एक जगह पर। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया नंबर 8827419259, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।